नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शाम को 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारी टॉप स्टोरी। आज हम बिहार की बात करेंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे चुनावी सियासत रंग पकड़ने लगी है। बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने सनातन महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें बाबा बागेश्वर और राम भद्राचार्य शामिल हुए। दूसरी ओर मुहर्रम का ताजिया जुलूस लालू यादव के घर पर पहुंचा। लालू और राबड़ी ने अपने आवास पर पूरे परिवार के साथ ताजिया जुलूस को देखा। तो ये चुनाव नहीं आसान, इसीलिए तो बिहार के विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति तैयार हो रही है। बिहार में कास्ट के आधार पर वोट हासिल करना हमेशा से ही मूल मंत्र रहा है। कौन किस जाति को कैसे लुभा पाएगा और वोट कैसे हासिल करेगा, इस जुगत में सभी पार्टियां रही हैं। लालू यादव की आरजेडी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू, हर किसी का मूल मंत्र यही रहा है। जाति वाली इस राजनीति की काट ढूंढना बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती रही है। उस चुनौती के लिए बीजेपी की रणनीति में हिंदुत्व वाली नीति एकदम फिट बैठती है। तो क्या बीजेपी की उस नीति और रणनीति के ही आगे बढ़ाने के लिए बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचे हैं? और भगवा हिंद की बात करते हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर को सुनिए और खुद ही तय कीजिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिस पार्टी में हिंदू हैं उसी पार्टी में वो हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। स्वयं श्री सीताराम। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। बाबा बागेश्वर बिहार में बात और सुनो बिहार। और आप जानते होंगे कि बिहार में चुनाव है, जहां जाति सबसे बड़ा मुद्दा होता है। ऐसे में बाबा बागेश्वर का मिशन समझिए। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। चुनाव से पहले बिहार के गांधी मैदान में बाबा बागेश्वर ने अपने सपने को आकार दिया। कहा, कुछ ताकतें गजवा ए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन देश को भगवा ए हिंद बनाना है। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवा ये हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवा ये हिंद होना चाहिए। दरअसल पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें राम भद्राचार्य और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समेत देश भर के सैकड़ों साधु संत शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। हिंदू एक हैं। एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए। सनातन महाकुंभ का आयोजन बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने किया है, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी मौजूदगी को किसी पार्टी से नहीं बल्कि भगवान राम के काम से जोड़ा। इनको हम कह दें भैया, बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। बाबा बागेश्वर ने बिहार से इशारों ही इशारों में
अखिलेश यादव को भी जवाब दिया और बिहार में पद यात्रा का वादा भी किया। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। और आज एक और घोषणा कर रहे, चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे, चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बाबा बागेश्वर पर अखिलेश यादव ने तीखा हमला किया था। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। बहरहाल बिहार में बाबा बागेश्वर ने अपने हिंदू राष्ट्र के अभियान को रफ्तार दी, तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य भी सनातन महाकुंभ में जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे। इसी बिहार में वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की मुहिम चलाई जा रही है। शरिया कानून को तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। मैं घोषणा करता हूं कि मैं आचार्य हूं, अब वक्फ बोर्ड कभी नहीं हटेगा। फिर कह रहा हूं, अब वक्फ बोर्ड नहीं हटेगा, शरिया कानून नहीं हटेगा, 370 धारा नहीं हटेगी। रगड़ लो जितनी नाक रगड़ते बने, कोई बात नहीं। बिहार का इतिहास रहा है कि चुनाव में जातियों के आधार पर वोटिंग होती रही है। नीतीश और लालू की पार्टियों की ताकत भी कास्ट पॉलिटिक्स में छिपी है। उसी पॉलिटिक्स की तोड़ बीजेपी शायद हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के नैरेटिव में ढूंढ रही है। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के निमंत्रण पर पटना पहुंचे बाबा बागेश्वर का बयान भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाता दिख रहा है। स्वयं श्री सीताराम, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान पप्पू यादव, सांसद हैं, निर्दलीय सांसद। सीधे उनके पास चलते हैं। पप्पू यादव जी, शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। सनातन महाकुंभ का जो मौका था पटना में, और वहां से एक नारा आया हिंदू राष्ट्र का। चुनावों से पहले इस तरह के नारे आम बात हैं बिहार में? नमस्कार, प्रणाम। अभी तो मैं दुखी हूं कि हमारे यहाँ हमारे भाइयों की, हमारे व्यापारियों की हत्या की जा रही है लगातार इन्हीं लोगों के द्वारा। जो लोग जमीन, ये पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, जो आप कह रहे थे कि ये लोग जातिवादी पार्टी है, नीतीश और लालू यादव जी की। नरेंद्र मोदी जी तो सबसे ज्यादा कहते हैं कि मैं पिछड़ावादी हूँ, मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा की कुर्सी पर बैठा हूँ, इन्हें दर्द नहीं आता। तो पिछड़ावादी हूँ तो EBC, OBC, ST, SC 50% आरक्षण का डिमांड किया, ये क्यों चुप हो गए? पिछड़ावादी हूँ तो इनसे मंडल कमीशन जब लागू होने की बात हो रही थी जी, इन बाबाओं से पूछो ना कि जब कोई दलित का नेता किसी मंदिर जाता है तो उन्हें क्यों धुलवा दिया जाता है? इन्हें पूछो छुआछूत की क्या बीमारी, इन्हें पूछो कि क्या पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा गरीब का बेटा। माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ टोक रही हूँ, लेकिन मेरा जो एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यही है, बाबा बागेश्वर क्या कह रहे हैं कि हिंदू एक हैं, और यही कह रहे हैं, बस इसमें आपत्ति है? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इन्हें हिंदू की संस्कृति, सनातन संस्कृति का इन लोगों को पता नहीं। इनको भेज दो वहाँ, क्या कहते हैं, उनको भेज दो वहाँ, क्या कहते हैं, पाकिस्तान। इन लोगों को डायनामाइट लगा करके भेज दो ताकि पाकिस्तान को खत्म करे, पाकिस्तान के आतंकवादी को खत्म करे। इन लोगों का, इनसे पूछो कि 276 प्लेन में एक्सीडेंट हो गए, हमारे लोग, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे आत्म स्वाभिमान पर खतरा हो रहा है।
तो इन लोगों को जो सनातन की बात करते हैं इनसे पूछो ना कि दूसरों का सनातन राम क्यों वनवास गए। राम वनवास गए दूसरों के सम्मान, दूसरों के विचार, अपने समाज की इतिहास को बचाने के लिए। जी शिव ने जहर क्यों खाया? शिव ने इसलिए जहर खाया कि ताकि हम वसुधैव सार्वभौमिकता। बुद्ध को इन लोगों ने भारत छोड़ने पर मजबूर क्यों किया? क्या बुद्ध सनातन नहीं थे? क्या बुद्ध को शंकराचार्य के द्वारा जी कंधों पर बंदूक रख करके क्यों फायर किया गया? क्या अंबेडकर सनातन नहीं थे? क्या महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले सनातन नहीं थे? क्या तो वाल्मीकि आप क्या और कह रहे हैं, संत इसकी रविदास टाइमिंग को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं? ये जो तमाम बयान आ रहे हैं सनातन महाकुंभ से, इसकी टाइमिंग पर सवाल है, क्योंकि बिहार चुनाव ज्यादा दूर नहीं। नहीं, ये देखिए ना बहन, आपको मैं इतना कह सकता हूँ, ये कोई भी संत आप उठा के देखो ना परमानंद जी को, कभी आपने फालतू बात करते देखा परमानंद जी को? कभी आपने ओशो को फालतू बात करते देखा? हाँ। कभी विवेकानंद को आपने किसी धर्म, किसी विचारों को गाली देते हुए आपने देखा? किसी कोई भी ऐसे ऋषि मुनि, कभी किसी के अधिकार, कभी किसी शरिया, कभी किसी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी 370। अरे भैया वो पार्लियामेंट का जो काम है वो पार्लियामेंट कर रही है। पार्लियामेंट को जो अच्छा सही लग रहा है कि जिसके सदन में जो संविधान का आर्टिकल के कानून के तहत जो चीज चलनी चाहिए वो बात पार्लियामेंट को तय करने दीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, एक तरफ लॉ मेकिंग बॉडी है, संसद है, वहां पर ये बात उठनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सनातन महाकुंभ है, वो अपनी बात, अपने धर्म की बात उस महाकुंभ में कर रहे हैं। तो इसको क्या राजनीति से जोड़ना इस वक्त सही है? क्योंकि वो साथ ही वो राइडर भी दे रहे हैं कि मैं इस पद यात्रा पर निकलूंगा, लेकिन चुनावों के बाद, तो कृपया इसको मत जोड़िए राजनीति से। नहीं, अभी तो राजनीति तो ये इतना गंदा खेल हिंदू मुसलमान करते हैं। इन्हें सनातन, मैंने क्या कहा? सनातन का मतलब होता है हमेशा दूसरा वर्ग, दूसरी व्यवस्था, दूसरी विचार, दूसरा समूह, दूसरा मजहब, धर्म, लिंग, भाषा, उनका जो रेस्पेक्ट। सनातन का मतलब है मूलवासी, आदिवासी एक है। हम सब का ब्लड एक है। रास्ता अलग अलग हो सकता है, उसके लिए हमारा संविधान है, उसके लिए हमारा संसद है, विधानसभा है, उसके लिए 5 साल के बाद चुनाव होता है। इन नफरत पैदा करने वाले जो एक तो कौन अंधा आया था, कौन नाम है जो बोला कि सीरिया नाक रगड़ लो वक्त की बात। तो ये वक्त और ये धर्म में वक्त का सीरिया ये कहाँ से आता है? मुझको तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए कि चुनाव से पहले धर्म याद आ रहा है, लेकिन फिर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को भी तो महिलाएं याद आ रही, इनको मालूम है कि यहाँ से वोट मिलेगा, तभी आपके जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से सैनिटरी पैड्स वहां बांटने की तैयारी है। तो याद तो सबको चुनावों से पहले हर कोई आने लगता है। देखिए ना, मैं आपको एक बात बता दूं, वो पॉलिटिकल जो चीजें हमने तेलंगाना में, हमने क्या कहते हैं बेंगलोर में, हम जो मैया भैया योजना हमारे हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस के नेतृत्व में जो सरकार बनी, हमने जो उसको धरातल पर लाया। हम लगातार 2500 रुपया की जो बात कर रहे हैं, हम बात जो कर रहे हैं 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के आत्म स्वाभिमान और सम्मान। तो जब हमारा जो आइडियोलॉजी है, हम जिस विचारधारा के लिए अंतिम व्यक्ति इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, ममता, आशा, मनरेगा, ये तो भी हकीकत है ना पप्पू जी कि ये सब चुनावों से ठीक पहले याद आ रहा है। ये आप ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा इनिशिएटिव है कि पार्टी बांट रही है, लेकिन ये चुनावों से ठीक पहले बांटना 5 साल में तो नहीं बांटेंगे। नहीं, मैं आपको बता दूं, लगातार कांग्रेस आप देखिएगा, आप याद करिए ना, इंदिरा आवास को याद कीजिए, आप याद कीजिए मनमोहन सिंह के आरटीआई को, राइट टू फूड को, ये मनरेगा को, आप याद कीजिए न्यूक्लियर डील को, आप याद कीजिए सब याद है जी, एजुकेशन को। तो आप जब याद करिएगा तो आपको तो टाइमिंग को लेकर जो मेरा सीधा सवाल, उसका जवाब आप नहीं दे रहे पप्पू जी, लेकिन आप जब बात करें कि सनातन महाकुंभ को आप राजनीति से जोड़ रहे हैं, वहां पर जो बाबा ने कहा वो राजनीति है,
तो ये भी मेरी तो बात राजनीति है सुनिए कि ना। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के पास मुहर्रम का जुलूस पहुंचा। मेरी बात एक बात समझिए ना, जी। तब तो आपको नहीं पता है। मुहर्रम का जो जुलूस है ना, और रामनवमी या कोई भी पर्व, ये एक दूसरे के यहाँ सब दिन जाने की संस्कृति रही है। झरना गाने का, रामनवमी के त्योहार में हम एक दूसरे के यहाँ जाने का, दीपावली में एक दूसरे के यहाँ जाकर के पैर छूने का, जी। होली में निकल करके एक दूसरे को रंग लगाने का, छठ में एक दूसरे को बुला करके प्रसाद खिलाने का, ये हमारे देश की संस्कृति रही है, हमारी देश की सभ्यता है। वो कोई पर्व नहीं है, वो कोई धर्म से नहीं जोड़ा जाता। वो जो हमारी संस्कृति है, जिस धर्म का जो जो वे है, आचरण है, चरित्र है, हम उसको पूरे समाज, पूरे मानवीय पहलू से देखने, इंसान और इंसानियत से देखा जाता है। मेरे यहाँ भी आता है, सबके यहाँ जाता है। हमारे दादा दादा के यहाँ झरनी गाने लोग जाते थे, तो हम लाठी तो ये तब भी तो खेलते थे। आप हम कह रहे हैं ये राजनीति रामनवमी से में नहीं जुड़ता है तलवार पप्पू खेलते जी, हैं। ये राजनीति से नहीं जुड़ता, आप ये नहीं, कह रहे हैं, लेकिन नहीं, सनातन नहीं, महाकुंभ के आप- मन से जो बात कही जा रही है वो राजनीति से जुड़ रही है। नहीं, मैंने उसको राजनीति से कहाँ जोड़ा। हाँ। मैंने तो कहा ही नहीं इन लोगों के बारे में ये राजनीति है। हाँ। ये लोग धंधे देखिए, मैंने कहा कोई भी ऋषि मुनि को उठा करके देख लीजिए आप। ओशो के पहले जितने संत आए, जितने ऋषि आए, किन्होंने योग की बात की, किन्होंने वेद को सामने लाने की बात की, वो अपने विचारों का, राम के आचरण का, महाभारत में कृष्ण के कर्म का, बुद्धम शरणम गच्छामि अपो दीपो भवा का, जी। वाल्मीकि के उस लेखनी का, जिन्होंने रामचरितमानस को जन्म दिया, फिर बाद में वो तुलसी कृत रामायण हुए। आप इसको देखिए ना, आप जितने संत का नाम लीजिएगा, कभी भी आपने इस तरह के किसी भी धर्म पर टिप्पणी, किसी पॉलिटिकल निर्णय पर टिप्पणी, कोई भी संत उठा करके देख लीजिए, आपने कभी नहीं किया। वो जो निर्णय सदन में हो गई, अब उसको उसकी भाषा में, किसी एक पार्टी की भाषा में, और किसी के लिए आप मार्केटिंग करने लगिए। आपको लोग इसीलिए चले जाते हैं, कुंभ तुम नहीं है सुनने के लिए। आप कहते हैं कि भैया आपको इतना जादू और इतना आप पत्ता निकालते हैं, तो आप पाकिस्तान का पत्ता निकालिए ना। आप चाइना को जाइए, एक बाबा को भेज दीजिए पाकिस्तान, और एक बाबा चाइना, हमारे फोर्स की जो इन बाबाओं को भेज दीजिए, क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं कि ये बाबा लोग जाए चाइना में, पाकिस्तान एक और बड़ा, में, बिल्कुल, तो आपकी बात सही, सशक्त बनिए। आपकी बात हम सुन रहे हैं, और आप जो कहना चाह रहे हैं वो शायद दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन इस बात ये भी है कि बिहार में एक और मुद्दा है जो इस वक्त सियासी बिसात में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। उन बिसातों में विपक्ष का एक नया दांव मिला है, कानून व्यवस्था का। कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है बिहार में। खेमका हत्याकांड में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या की सुपारी पटना के बेऊर जेल से दी गई थी। गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा। भाड़े के शूटर ने किया कारोबारी का मर्डर। पटना के बेऊर जेल से निकला था ऑर्डर। जिस हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया, उस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने का आदेश बेऊर जेल से निकला था। बेऊर जेल से ही सुपारी मिलने के बाद सीसीटीवी में दिख रहा है ये शूटर गोपाल खेमका की हत्या के लिए आए थे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं कि बेऊर जेल से ही कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी गई थी। जांच एजेंसियों को इसका शक तब हुआ जब शूटरों के मोबाइल डिटेल्स को खंगाला गया। दरअसल गोपाल खेमका हत्याकांड के तार जो है वो बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं, और बेऊर जेल में बंद जो कुख्यात अपराधी है अजय वर्मा, उससे इस हत्याकांड को लिंक किया जा रहा है। पुलिस को शक है कि एक जमीन विवाद से जुड़े मामले में अजय के इशारे पर ही ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, इसलिए उससे पूछताछ की गई थी। जो आरोपी है इस मामले में जिसने हत्या की है, जो उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है,
उसकी भी तलाश है और हाजीपुर उसकी अंतिम लोकेशन मिली है और उसके आधार पे अभी और आगे पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ की टीम लगातार 2 दिनों से बेऊर जेल में उस खूनी ऑर्डर के सबूत तलाश रही है। शनिवार को सुबह सुबह जेल में करीब 4 घंटे की छापेमारी के दौरान पुलिस को 3 मोबाइल फोन बरामद हुए, जिसके बाद बेऊर जेल के 3 कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया गया। रविवार को एक बार फिर एसटीएफ की टीम ने बेऊर जेल में धावा बोला। दरअसल एसटीएफ को शक है कि बेऊर में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा ने गोपाल खेमका की सुपारी दी। सूत्र बताते हैं कि भाड़े के शूटर ने हत्या को अंजाम दिया। शूटर का अंतिम लोकेशन हाजीपुर पाया गया। शूटर के तार पटना के बेऊर जेल से जुड़े हैं। बेऊर जेल में बंद अजय वर्मा से पूछताछ हो रही है। बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पटना में लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस तरीके से ये हत्या हुई है पूरा बिजनेस कम्युनिटी का जो लोग हैं, व्यापारी संघ के लोग हैं, उनके बीच काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल है। चलिए अब आपको बताते हैं अजय वर्मा है कौन। पटना के सुल्तानगंज का रहने वाला है और दिल्ली तक उसकी दहशत है। वो फिलहाल बेऊर जेल में बंद है। अजय वर्मा की 24 जून 2025 को पटना से गिरफ्तारी हुई थी। हत्या की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अजय वर्मा से जर्मन मेड पिस्टल और 98 कारतूस बरामद किए गए थे। अजय वर्मा पर हत्या, अपहरण और सुपारी किलिंग में शामिल होने का आरोप है। उस पर डकैती और आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हैं। अजय वर्मा पर 28 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अजय वर्मा पर 2021 में दिल्ली में गुड्डू मुनीर की हत्या का आरोप है। गोपाल खेमका के परिवार में मातम पसरा है। 2018 में बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब घर के मुखिया को गोली मार दी गई है। दिलचस्प ये है कि जब पुत्र की हत्या हुई थी तब भी सुशासन बाबू का राजपाट था और अब भी सुशासन बाबू ही सत्ता में है। सवाल यही है कि जिस तरीके से पीच शहर में गोपाल खेमका की हत्या होती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल सिस्टम पर खड़ा करता है, और व्यापारी कम्युनिटी ने, व्यापारी संघ ने 72 घंटे का अल्टीमेटम बिहार सरकार को दिया है कि 72 घंटे के भीतर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे इनका एक बड़ा कॉल इनके तरफ से लिया जाएगा। पटना से एनडीटीवी के लिए रमन राय। और पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए, चलते हैं एक बार फिर उनके पास। पप्पू जी, आप लॉ एंड ऑर्डर को, राज्य के और उसके सिस्टम को बहुत बेहतर से समझते हैं। इस बार चुनावों में ये कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है? कोई मुद्दा हुआ ऐसा, ये समाज के लिए भी मुद्दा नहीं और नेता के लिए भी और पार्टी के लिए भी मुद्दा नहीं। जात पात, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, पैसा जिंदाबाद। नहीं, मैं वेबसाइट खेमका के हत्या पर सवाल पूछ रही। जी नहीं, आपने मैं उसी की बात कर, कोई मुद्दा नहीं, अपराध अपराधी कोई मुद्दा ही नहीं है कोई। आप इसको आप समझ लीजिए। एक बात को मैं बता दूं आपको कि ये घटना इनके 2008 में जो घटना घटी थी, 18 में घटना घटी थी, ये शूट किया गया था। जब शूट किया गया था तो कौन मारा? वही शूटर 24 एकड़ 35 एकड़ जमीन के चलते किसने मारा? इसने, ये आप हमको बताइए, ये कौन मरवाया? जब गोपाल खेमका जी ने वो जमीन ली तो फिर कौन ऐसे बड़े नेता हैं जिनके करीबी ने उसको, और नेताओं ने अपने करीबी के नाम से उस जमीन को दूसरे से ले लिया, दूसरा आदमी से ले लिया। उसके बाद सेम टारगेट किया गया जहां पर गोली उनके बच्चों को मारी गई। वो आए, कुछ दिनों के बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में एक मस्तू नाम करके, ओम प्रकाश नाम करके एक को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद मस्तू को जेल में भेज दिया गया। मस्तू के बाद एक चिंकू को जेल में भेजा गया और 2 शूटर को कहा गया कि ये हाजीपुर का शूटर है, इसको मैंने जेल में भेज दिया। मस्तू के कुछ दिनों के बाद मस्तू का बेल हो गया। मस्तू जब निकला तो फिर मस्तू को वही शूटर जाकर के कनपट्टी में एक सेम गोली, जिस तरीके से गोपाल खेमका साहब के बेटे को मारा गया, जहां पर सेम गोली मोटरसाइकिल से जा रहा था,
इनको सेम जगह पर वो शूटर मारा, वो डेथ कर गया। तो उस क्योंकि वो जो नाम है, आप इसको इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी मैं बहुत गौर से, आप इस पर नहीं जाएंगे तो ये सरकार, ये जो प्रशासन है, इसको भी निपापोती कर देगा। मस्तू के मरने के बाद सारे जो 3 आदमी थे वो चार्जशीटेड कर दिए गए। चार्जशीटेड करने के बाद आपको चार्जशीट खत्म हो गया, उसका नाम हट गया और केस से तो आप कह रहे हैं कि सरकार इस पर लीपापोती इस मामले पे कर सकती है, लेकिन चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, तो जनता के बीच में जाकर तो आप इस मामले की हकीकत को रख सकते हैं, इसकी बात कर सकते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इतनी बड़ी घटना में राजनीति करूं, अभी मुझको ये सब आदत, तो आपको पता है मेरे बारे में कि ये सब कभी यह मेरी आदत नहीं है, किसी भी कीमत पर मैं इसको नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात आज बता देना चाहता हूँ कि वो केस खत्म क्यों हो गया, इन लोगों से पूछिए। प्रशासन कहाँ थी, क्या कारण था कि वो केस खत्म हो गया, और उनके जिसको इन लोगों ने जेल भेजा उसकी भी हत्या हो गई। अब 6 साल के बाद कौन है वो लोग? ये जो अजय वर्मा हैं, इनका किन किन पदाधिकारी के साथ जमीन का कारोबार है, किन किन नेताओं के साथ, और इतने लंबे समय के बाद अजय वर्मा की गिरफ्तारी 24 तारीख को ही क्यों हुई और उनको जेल में क्यों? इस बीच में अजय वर्मा 10 सालों से, तो ये जो बहस इस वक्त आपके राज्य में पप्पू जी चल रही है, जंगल राज बनाम सुशासन राज, या क्या ये बहस इस वक्त बेमानी है, यहाँ पर इसमें दम है इस बहस में कि पर सियासत के लिए सियासत हो रही है? मेरी बात 20 साल से ये है, नरसंहार डेली, सिवान में, बक्सर में, चंदन सिंह मुखिया डिप्टी सीएम के क्षेत्र में, इन्हीं पर आरोप, इन्हीं लोगों पर आरोप है। एक नेता ने चंदन सिंह को मरवा दिया, पटना में 1 सप्ताह में 9 हत्या, दानापुर में 7 हत्या, और 100 मीटर के रेडियस में 1 किलोमीटर मुख्यमंत्री का घर, 10 बजे तक किसी को पता नहीं चलता है। हम आ जाते हैं, क्या कहते हैं, 1 बजे 1.5 घंटा तक किसी पुलिस का पता नहीं चलता है, मेरीन ड्राइव सुरक्षित नहीं। उसी जिस तरीके से बेटा को 1 गोली मारा गया, उसी तरह बाप को भी, पिता को भी वही उसी जगह, सेम जगह गोली मारी गई, सेम शॉटगन में। हत्याकांड के तार तो बेऊर जेल से जुड़ रहे हैं, ये आपको जानकारी होगी भैया। ये सब जो है ना, मोहरा, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, फालतू इसको केस को डायलूट करने के लिए। और जो लोग बड़े मछली, जो नेता और पदाधिकारी इस केस में इन्वॉल्व है, आप तो सब जानते हैं, तो बताइए हमारे दर्शकों को पप्पू जी, आप क्यों नहीं बता रहे हैं? भैया आप एक बात सबको पता है कि पप्पू यादव सच के अलावा इस धरती पर कुछ नहीं बोलता। अब मैं पर्टिकुलर नाम लूं, पहले तो आप उनसे पूछिए कि जो अजय वर्मा है, ये किनके पाले हुए, ये किनके साथ, जमीन किनके साथ, इनका कॉल डिटेल निकालिए, इनका लोकेशन निकालिए, इनका 5-10 साल का इनका लोकेशन निकालिए कि किनके साथ इन लोगों का उठ बैठ था, कौन पदाधिकारी इनको रखते थे, कौन मोहरा बना रहा है, अजय वर्मा के पीछे कौन है, और ये शूटर। तो आप जो तमाम सवाल उठा रहे हैं, बिहार की जनता सुन रही है, बिहार की जनता ये पता लगाने की कोशिश करेगी। इस बीच एक और खबर आई है, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए पप्पू यादव जी। बिहार चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है, कहा है कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी एलजेपी। आइए सुन लेते हैं पप्पू यादव के पास जाने से पहले कि चिराग पासवान ने क्या कहा है। तो जिन लोगों ने बांटने की राजनीति को साधने का काम किया, उन्होंने तो अपने घर परिवार को खूबसूरत और विकसित बना लिया, और हम बिहारियों को सड़क पर छोड़ दिया, गरीबी में छोड़ दिया, भूखमरी में छोड़ने का काम किया। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आया हूं आप लोगों से, अब वो समय दूर नहीं है जब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे। ये चुनाव हम सब के लिए, एक एक बिहारी के लिए और एक एक बिहारी परिवार के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। और जब मैं कहता हूं कि हां, चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, तो मैं ये भी आप लोगों को बताऊं कि चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा।
243 सीटों पर अब एलजेपी चुनाव लड़ेगी, यानी कि हर सीट पर एलजेपी का उम्मीदवार होगा। पप्पू यादव जी, नुकसान किसका होगा इससे? देखिए ना, सुनिए ना, पहले तो चिराग जी कंफ्यूज हैं। कई बार हनुमान, कई बार इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कई बार मंत्रिमंडल में जाएंगे। पहले चिराग जी के भीतर में क्या है, कौन, आज तक तो हम समझ नहीं पाए और ना बिहार समझ पाया। कौन बिहार, कौन बिहारी, कौन कैंडिडेट, भैया 243 पर फिर आज का लड़ेंगे हम चिराग बन करके लड़ेंगे। तो भैया ये किनके साथ लड़ेंगे? तो पहले मंत्रिमंडल से तो इस्तीफा दीजिए। कंफ्यूजन यहाँ आप पैदा किए हुए हैं। आप ये बात बोलने के पहले आप जाइए, आप अभी सीट की बार्गेनिंग करने में लगे हैं। तो अच्छी बात है, बार्गेनिंग करिए। नुकसान तो आप लोगों का होगा कि नहीं होगा इंडिया ब्लॉक का? इंडिया ब्लॉक का नुकसान, इंडिया ब्लॉक का नुकसान क्या होगा भैया? इंडिया ब्लॉक से क्या लेना देना चिराग जी का? आप हमको एक बात आप बता दीजिए कि चिराग जी चाहते क्या है? चिराग जी का राम और हनुमान का जो रिश्ता है, पहले वो तो क्लियर करें। और चिराग जी क्या चाहते हैं ये तो अब भैया, अब उनको विरासत में मिली और विरासत में वो क्या चाहते हैं, पहले जा करके इस्तीफा दे। इस्तीफा के बाद वो बोले कि आप वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या उसका एजेंडा है, वो तो कभी कंफ्यूजन रहते हैं। आज तक तो अब चुनाव का जब समय आया तो आप कह रहे हैं कि मैं खुद लड़ूंगा। आपको मुख्यमंत्री या कुछ बनने का सपना है, या आपको लगता है कि नीतीश कुमार को नहीं, आपको मुख्यमंत्री घोषित कर दे, इसीलिए बार्गेनिंग आप करते हैं? तो भैया, या बीजेपी की आप सेकेंड बी टीम बन करके आना चाहते हैं, या बीजेपी आपको बैकअप कर रही है नीतीश को समाप्त करने का, या नीतीश ने गांठ बांध लिया कि किसी भी कीमत पर चिराग को गठबंधन में नहीं रहने देंगे। जो इनका लगातार ये नीतीश जी पर हमला भी करते हैं और नेतृत्व की भी बात करते हैं। तो ये तो बीजेपी सबको नचा रही है। बीजेपी के केंद्र में चिराग जी भी है और जदयू की पार्टी भी, विभीषण भी है, सभी लोग हैं। तो बीजेपी ने एजेंडा सेट कर लिया कि तुम लोग खत्म हो, तुम लोग मरो, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव जीतेंगे। नीतीश कुमार के कंधों पर रख करके तुम जाओ और तुम मरो, तुम हारो, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी एक और राजनीतिक सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल चुनावों से जुड़ा हुआ। सीमांचल में ओवैसी साहब काफी हलचल मचा रहे हैं। कोई हलचल चंचल नहीं है। जैसे 5 साल के बाद सबको याद आता है, सभी लोग की पार्टी चुनाव लड़ने का राइट है, उसमें हम किसी भी कीमत पर नहीं कह सकते हैं इसको नहीं है, उसको गाली। लेकिन एक बात समझिए, जो हमला है चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट को लेकर के, बैक दरवाजे से जो बीजेपी चुनाव में जाना चाहती है, ये तो नहीं होगा। ये तो आर पार की लड़ाई 9 तारीख से शुरू होगी, सदन नहीं चलेगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ये तो नहीं होने देंगे, मरेंगे या जिएंगे। लेकिन ओबीसी साहब को भी अपनी पार्टी है, आएंगे, लड़ेंगे। मेरा उससे हमारे माइनॉरिटीज, दलित, एसटी, एससी वोटर पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। अपना निर्णय, पॉलिटिकल निर्णय माइनॉरिटीज लेती है जी। ओबीसी साहब यदि सिर्फ इसीलिए चुनाव लड़ने आएंगे कि कल के दिन सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन को प्रॉब्लम हो, तो मेरा तो कुछ नहीं कहना। मैं ओबीसी साहब का सम्मान करता हूं। मैं इतना कह सकता हूं, सीमांचल और कोसी इस इलाके में आप इसको जान लीजिए, कांग्रेस के साथ हर जाति धर्म का वोटर का कंप्लीट समर्पण है। कोई भी आए, लड़े, सबको अधिकार है। सीमांचल पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलिए, चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, आपसे लगातार बातचीत होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे पप्पू यादव से, जिन्होंने बिहार की राजनीति, आने वाले चुनावों पर बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। पटना में कारोबारी की हत्या के बाद विपक्ष ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी पर जंगल राज के आरोप लगते रहे, लेकिन अब आरजेडी सुशासन बाबू को जंगल राज के नाम पर घेर रही है। उधर राहुल गांधी बिहार को फिर से क्राइम कैपिटल बता रहे हैं।
गोपाल खेमका की आखिरी विदाई हो गई। उनकी आखिरी यात्रा के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। वारदात के बाद से ही गोपाल खेमका के घर पर सियासी नेताओं का तांता लगा रहा। बिहार के राज्यपाल से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव तक सबने गोपाल खेमका के घर पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दी और घर से बाहर निकल सियासी तापमान बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है, कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम करेगा। दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को, एंड दिस इज टू मच। जंगल राज की बात करने वाले आज कहाँ है? क्या सुनवाई हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, क्या एक्शन लिया गया है? हम इसीलिए है हमेशा बुलेटिन जारी करते हैं, बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती हैं, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पर जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। राहुल गांधी ने बिहार को एक बार फिर क्राइम कैपिटल बता दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बना दिया है। आज बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहाँ नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम। ये नहीं है कि कोई तुलना हो, बात यह है कि लगातार बीच राजधानी के जिस तरह से कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है, वो बलात्कार हो, वो हत्याएं हो, वो लूटपाट हो, पुलिस तक पर हमला हो, ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? ये एनडीए का, बीजेपी का एक गुंडा राज है और जिससे अब बिहार के लोग त्रस्त आ चुके हैं। उन्हें नहीं चाहिए ये नारेबाजी कि भाई उस वक्त ये, इस वक्त ये। आज की स्थिति ये है कि पूरी तरह से बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जरा निकाल करके दस्तावेज देख लीजिए, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। आज अगर बिहार में शराबबंदी लागू है तो पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या इस देश के अंदर में बिहार ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी, आपको कौन ज्ञान देगा? चूंकि आपका चरवाहा विद्यालय के वाइस चांसलर से राजनीतिक गठबंधन। इस बीच एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। चिराग पासवान जी कह रहे हैं तो कायदे से तो उनको सबसे पहले एनडीए से बाहर आ जाना चाहिए। मंत्रिमंडल सरकार तो एनडीए की है, अब ये कह देने से कैसे आप बचिएगा? सरकार तो आप ही की चल रही है वहाँ, भले इस समय आपके कोई मंत्री और विधायक बिहार में नहीं है, लेकिन लोकसभा में तो है। सरकार तो डबल इंजन की कहलाती है, तो बिहार का इंजन फेल कर गया और तब दिल्ली वाला इंजन बहुत ठीक चल रहा है, ये कहना तो मानेगा नहीं। चुनाव से पहले बिहार में दनादन हो रही हत्याओं ने एक बार फिर जंगल राज बनाम सुशासन राज की बहस छेड़ दी है। जंगल राज को लेकर जो घिरते रहे हैं, अब वो सवाल कर रहे हैं।
गोपाल खेमका की हत्या को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। 9 जुलाई को महागठबंधन चक्का जाम करेगा। सूत्र बता रहे हैं कि इसमें राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। तो 9 जुलाई को बिहार जा सकते हैं राहुल गांधी और गोपाल खेमका की हत्या को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है और 9 जुलाई को ही महागठबंधन चक्का जाम करेगा, ऐसी खबर आ रही है। तो 9 जुलाई बिहार जा सकते हैं राहुल गांधी। इस बीच पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर जबरदस्त बवाल है। हत्याकांड के तार के बेऊर जेल से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। जेल से कैसे चलता रहा है मौत का खेल, इस बारे में और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा। शुक्रिया सिकता। गोपाल खेमका हत्याकांड का जो मामला है उसे भी अब सीधे बेऊर जेल से जोड़ा जा रहा है। बेऊर जेल में ऐसा क्या खास है, यही जानते हैं। दरअसल बिहार का तिहाड़ कहा जाता है बेऊर जेल को। यहाँ इसका आकार बहुत बड़ा है, कैदियों की बहुत ज़्यादा तादाद है और इसके चलते पटना की बेऊर सेंट्रल जेल को अक्सर बिहार का तिहाड़ कह दिया जाता है। यहाँ कई हाई प्रोफाइल कैदी हैं जिनमें कई राजनीति और अपराध के घालमेल से करीबी से जुड़े रहे हैं। सामान्य कैदियों, कई खूंखार सजा याफ्ता कैदियों से लेकर कई आतंकियों तक करीब 4,500 कैदी इस जेल में रखे जाते रहे हैं। इस जेल के अंदर से कई लोग चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंचते रहे हैं। यही वजह है कि इसे लेकर सुर्खियां भी कम नहीं बनती। जैसे बिहार के कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या में बेऊर जेल में बंद एक गैंगस्टर अजय वर्मा की भूमिका का शक जताया जा रहा है, जिसके खिलाफ हत्या, अपहरण, डकैती, आर्म्स एक्ट और सुपारी किलिंग जैसे 28 से ज्यादा केस चल रहे हैं। पुलिस को शक है कि हत्या जमीन के किसी विवाद से जुड़ी हुई है और जेल के अंदर से किसी ने सुपारी लेकर यह हत्या भाड़े के गुंडों से करवाई है। इस सिलसिले में शनिवार को पुलिस की एक टीम ने करीब 1.5 घंटे तक जेल में जांच की। गैंगस्टर अजय वर्मा समेत करीब 100 कैदियों से पूछताछ हुई। 3 मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड्स, डेटा केबल और हाथ से लिखा एक कागज बरामद किया गया जिसमें कई फोन नंबर लिखे थे। गोपाल खेमका की हत्या के सबूत ढूंढने के लिए भी इन बरामद चीजों की जांच होगी। इस कार्रवाई के बाद ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 वार्डर्स को निलंबित कर दिया गया है और कई अन्य की भूमिका की जांच हो रही है। लेकिन ऐसे केस पहले भी कई बार आते रहे हैं जब यहां से कई ऐसी आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। इसी साल अप्रैल में बेऊर जेल में छापा पड़ा, 4 स्मार्टफोन, 2 चार्जर बरामद हुए। 3 स्मार्टफोन 16 गंभीर मामलों में आरोपी एक गैंगस्टर रवि गोप की सेल से बरामद किए गए। इससे पहले जनवरी में भी बेऊर जेल के अधीक्षक रहे विधु कुमार के कई ठिकानों पर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू ने छापे मारे। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी विधु कुमार पर आरोप लगा था कि वो कैदियों पर दबाव बनाकर अवैध तरीके से पैसे वसूलते थे। यही नहीं, कई कैदियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पैसा लेने का भी उन पर आरोप लगा है। बेऊर जेल पर छापे समय समय बाद पड़ते रहे। जैसे अक्टूबर 2022 में कोर्ट में पेशी से लौट रहे 4 कैदियों पर छापा पड़ा। 19 सेलफोन, सिगरेट और कुछ मादक पदार्थ उनसे बरामद किए गए। जांच में पता चला कि उन्हें लेकर आ रही पुलिस की टीम की मिलीभगत से उन्हें यह सब हासिल हुआ। इस सिलसिले में 4 कैदियों पर तो कार्रवाई हुई ही, उन्हें मदद करने के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जून 2021 में पुलिस ने एक बार फिर आधी रात बेऊर में छापा मारा। बेऊर के अलावा भी बिहार की कई जेलों पर छापे डाले गए और इन छापों में बेऊर जेल से अकेले 5 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, कुछ चाकू, खैनी और अन्य चीजें बरामद की गई। तब बेऊर जेल के 3 वार्डर्स को सस्पेंड किया गया और डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 4 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। और पीछे चलते हैं, जुलाई 2015 में भी बेऊर जेल में छापा पड़ा। मोबाइल फोन, कई सिम कार्ड्स, चाकू, लोहे की रॉड्स के अलावा सोने के गहने भी अंदर से बरामद हुए। इनमें से अधिकतर चीजें गैंगस्टर रीतलाल यादव के वार्ड से बरामद की गई। जनवरी 2013 में भी बेऊर जेल में पुलिस के एक छापे में 6 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड्स बरामद किए गए। सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन का मिलना इसलिए ज्यादा चिंता की बात है कि इन्हीं के जरिए जेल के अंदर बैठे कुख्यात अपराधी बाहर अपना गैंग चलाते रहे हैं और वर्षों से यह हाल चला आ रहा है। लेकिन बेऊर जेल को लेकर सवाल खत्म नहीं होते। कई बार मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जेल के अंदर होने वाली गड़बड़ियों की जानकारी दी जाती रही है। पुलिस दावे भी कई करती है, लेकिन फिर जो छापे कल पड़े हैं उन्होंने एक बार फिर बेऊर जेल का हाल सामने ला दिया है। और अब बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी सिकता देव के पास।
शुक्रिया सुशील। और अब दूसरी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान में जहां जहां बरसात हो रही है वहां हालात खराब हो रहे हैं। तस्वीरें अब आप जो देखेंगे वो बूंदी की हैं, जहां घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर है। पुलिया पर करीब 2 फीट पानी भरा हुआ है। कार सवार पिता और बेटे ने नदी की पुलिया का सैलाब पार करने की कोशिश की। बीच में जाकर अचानक से कार अनियंत्रित यानी कि कंट्रोल से बाहर हो गई और पानी में बह गई। दोनों की जान पर फिर बनाई थी। आसपास के ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला और उनकी जान बचाई है। कुछ देर बाद मौके पर क्रेन को भी बुलाया गया, जहां क्रेन की सहायता से कार को भी फिर बाहर निकाला गया।